हेलो बच्चों, आज क्लास 9th का टॉपिक एंगल्स आज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से स्टार्टिंग आपकी ज्योमेट्री की होगी। तो सबसे पहले अगर मैंने एंगल्स को लिया तो एंगल्स कैसे फॉर्म होता है, एंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन चीज़ों का आपको ध्यान होना चाहिए। ध्यान रखो कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, मान लीजिए एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है, और अगर ये लाइन बेटा इंटरसेक्ट करेंगी तो आप देखेंगे कि इन टू लाइन के बीच का जो गैप होगा वो होगा आपका एंगल, और इसे हम थीटा, अल्फ़ा, बीटा, गामा जिससे भी रिप्रेजेंट करना चाहें उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। अब ये जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं इनको भी आपको ध्यान रखना है कि जब टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक ये आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, और इन एंगल्स को कहते क्या हैं कि आपको मालूम होना चाहिए। देखिए एक इस साइड में और एक दूसरी साइड में, तो देखिए हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख, और इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एंगल के बारे में आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो एंगल कैसे फॉर्म होता है, तो आपने देखा कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन द गैप स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच का जो स्पेस है वो आपका एंगल होगा। ये भी एंगल होगा, ये भी एंगल होगा। इन दो लाइन को देखो तो ये भी एंगल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी एंगल होगा क्योंकि ये लाइन और ये लाइन के बीच में। ठीक है, क्लियर। तो अब हम देखते हैं एक छोटे से टॉप्स से न चल के बॉटम से चलेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि एक्यूट एंगल से स्टार्ट करते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है ये सब मालूम है, हम एक झट से इनको बता देते हैं। एक्यूट एंगल, उसके बाद में आपका राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है बेटा। इसके बाद में स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट के बाद में रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स के बाद में कंप्लीट एंगल। और इससे पहले भी एक आपको बता दें कि जीरो एंगल भी होता है, जीरो एंगल भी होता है। मान लीजिए एक आपकी ये जो पॉइंट दिया गया है, ठीक है, एक ये लाइन आपकी जो है और एक आपकी ये रे है। अगर ये रे इस तरह से हैं तो इनके बीच में कुछ न कुछ एंगल तो ज़रूर बनेगा, लेकिन अगर इस रे को हम धीरे धीरे इस तरह से लाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रे इसी के ऊपर आ जाएगी, तो इनके बीच का जो गैप है वो जीरो होगा। ऐसी कंडीशन में एंगल क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, आगे देखिए, आपको मालूम है हम कोई डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे हैं, सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से एंगल को जीरो कब होगा। ठीक है, एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि एंगल मोर देन जीरो और लेस देन 90। तो कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो 0 से ज़्यादा और 90 से कम के बीच के जितने भी एंगल्स होंगे वो सभी एंगल्स एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है बेटा, तो हम कह सकते हैं कि एंगल मोर देन 0 लेस देन 90, एंगल more than 0 less than 90 all are called acute angles। राइट एंगल होता है कि जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री होती है, उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है बेटा, ऑब्ट्यूस एंगल है कि मोर देन 90 और लेस देन
180, whose measure more than 90 लेस देन 180, 180 से कम और 90 से ज़्यादा के जितने भी एंगल्स हैं इनके बीच में जितने एंगल आएंगे वो सभी ऑब्ट्यूस होंगे, जैसे 91, 92, 105, 150, 179, these all are obtuse angle। ठीक है। स्ट्रेट एंगल का मतलब है कि जब एक लाइन पर 180 का एंगल बनता है, ठीक है बेटा, 90 और 90 ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, तो जब 180 का एंगल बनेगा तो इसे बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब है कि एंगल मोर देन 180, एंगल मोर देन 180 लेस देन 360। तो 180 से ज़्यादा 360 से कम के जितने भी एंगल्स हैं ऑल आर रिफ्लेक्स एंगल, जैसे 181, 185, 210, 135 मीन्स 235, 335, 359। तो 360 से लेस और 180 से मोर ऑल एंगल्स जितने भी होंगे वो आपके रिफ्लेक्स एंगल होंगे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट कंडीशन कंप्लीट एंगल। कंप्लीट का मतलब है कि whose measure is 360, whose measure is 360 is called complete angle। ठीक है। जिस एंगल की मेज़र 360 होगी उसे हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है बेटा। इन सभी की डेफिनेशन आपको लिखनी है, याद होना चाहिए, क्योंकि आपको छोटे क्लासेस में 5th में 6th में 7th में ये पढ़ा दिया गया है। ओके। अब देखें बेटा, आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है कि इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, देन वी कैन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर किन्हीं दो एंगल का सम, जैसे 45 और 45 ये 90 हो गया, तो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए 60 एंड 30 दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपसे कहा जाए बेटा 20 और ये 70 दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी किया जा सकता है कि व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20, तो 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ऐसी कंडीशन में आपको मालूम है कि 2 का सम कितना हुआ 90, तो सीधा हम 90 से 20 को माइनस करेंगे तो 70। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 इज 70, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 70 इज 20, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 इज 30, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 इज 60। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। इसी तरह से आपका होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, तो इफ द सम ऑफ टू एंगल्स, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180, अगर दो एंगल का सम 180 है तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे 120 और 60, 110 एंड 70, 90 एंड 90, ठीक है, 30 एंड 150। अगर इनको ऐड करेंगे तो ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है। क्वेश्चंस कैसे पुट किया जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि व्हाट इज़ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120, तो आपको मालूम है कि सप्लीमेंट्री लग गया है तो 180 सम होगा, तो 180 से 120 को माइनस कर देंगे, 60 आ जाएगा। आपसे कहा गया 110 का सप्लीमेंट्री एंगल, तो 70 हो गया, 90 का 90 हो गया, मीन्स 180 से जो गिवन है उसको माइनस करना है। ओके, ये ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद बेटा लीनियर पेयर क्या होते हैं, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ द लीनियर पेयर। देखिए लीनियर पेयर,
एक वर्ड देखिए, पेयर मीन्स जोड़ा, पेयर मीन्स जोड़ा। तो कितने का? 2 का होता है। आपने देखा कि 1 and 2 ये लीनियर है। यहाँ देखेंगे आप, ये लाइन है 1 and 2, 2 एंगल्स दिए गए हैं। यहाँ देखेंगे आप 1 and 2, 2 एंगल्स हैं। यहाँ देखेंगे आप 1 and 2। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सिंपल लैंग्वेज में आप समझ गए होंगे कि लीनियर पेयर का मतलब है इफ़ द सम ऑफ 2 एंगल्स आर 180। अगर 2 एंगल का सम 180 है तो वो लीनियर पेयर होगा। कैसा होगा? लीनियर पेयर। जैसे आपसे कह दिया जाए कि बेटा दिस इज़ 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि x प्लस 30 इज इक्वल टू 180। कंडीशन भी लिखनी पड़ती है, तो LP लिख दीजिए लीनियर पेयर, या फिर पूरा लिख दीजिए लीनियर पेयर। तो बाई लीनियर पेयर x इज इक्वल टू 180 माइनस का 30, ये हो जाएगा 150। ठीक है, इस तरह से आपको लीनियर पेयर के जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएं उन्हें आप सॉल्व करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि लीनियर पेयर का मतलब है कि उन सब का सम 180 हो, कि नहीं, 2 का सम अगर 180 होता है तभी वो लीनियर पेयर होगा। क्वेश्चंस इस तरह से भी हो सकता है बेटा कि मान लीजिए ये है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, ये मान लीजिए 30 है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए 60 है, ये x है, ये 20 है, ये आपका 30 है। आप कह दिया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप क्या करेंगे? x प्लस 20 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 30 इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि एक स्ट्रेट एंगल हो गया तो 180, यहाँ पे लिख देंगे भाई स्ट्रेट एंगल। तो 20 30 कितना हुआ? 50, और ये हुआ 90, तो x प्लस 140 इज इक्वल टू 180। तो आप बेटा x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हुआ? ये हो जाएगा 180 माइनस का 140, 90। ठीक है, ये 90 हो गया, ये 50 हो गया, ये बचेगा आपका 40। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हम वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से समझना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे। देखिए, इफ़ दीज आर 2 लाइन्स एंड दीज आर पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स की कंडीशन आप जानते हैं कि जिनके बीच का जो गैप है वो सेम हो, द गैप बिटवीन देम आर सेम। अगर तो अब आप देखें, ये 2 पैरेलल लाइन्स हैं। अब बेटा ये अगर 2 पैरेलल लाइन्स आपको दी गई हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनके बीच का गैप हमेशा सेम होता है, इसलिए इनको पैरेलल लाइन कहते हैं। अब अगर कोई लाइन इन 2 लाइन्स को कट करती है तो दिस इज़ द ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन है ये? ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ध्यान रखना, हिंदी में कहते हैं इसको तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे कहा जाए कि ये कौन सा एंगल है, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मैं जो आपको बताऊंगा वो है आपका अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल का मतलब समझिए, देखिए ये 1 है। ठीक है, अब अगर ये 1 दिया गया है तो ये बाहर साइड में है, तो अल्टरनेट एक के बाद दूसरा, तो इसके बाद दूसरी साइड में आएगा।
ठीक है। अल्टरनेट, आज इस साइड का तो कल दूसरी साइड का, तो आज ये एंगल है तो कल दूसरा एंगल होगा। ये एक्सटीरियर है तो एक्सटीरियर ही लेंगे, तो 1 का अल्टरनेट 7 होगा, 2 का अल्टरनेट 8 होगा। तो बस ये ध्यान रखना है कि ये अल्टरनेट कौन से, एक्सटीरियर, कौन से, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो 1, ये एंगल का साइन है, 1 इज इक्वल टू 7, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ध्यान रहेगा, दीज आर द एक्सटीरियर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है बेटा। अब देखो 4 का अल्टरनेट क्या होगा, 6, 4 का अल्टरनेट 6 होगा, और एंगल 3 का अल्टरनेट कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, इन्हें बोल देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आपको ध्यान रखना है वर्टिकल अपोजिट एंगल। अभी मैंने कहा था कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, ठीक है ना, तो ये और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि 1 का अल्टरनेट हो वर्टिकल अपोजिट एंगल 3, 2 का 4, 5 का 7 और 6 का 8। ठीक है, तो ये हो गए वर्टिकल अपोजिट एंगल। अंडरस्टूड। सेकंड, नेक्स्ट जो कंडीशन आती है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है संगत कोण। संगत, जैसे एक ही साइड के, जैसे 1 का करस्पॉन्डिंग 5 होगा, 4 का 8 होगा, एक ही साइड के, 2 का 6 होगा, 3 का 7 होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी करस्पॉन्डिंग की बात की जाए तो लाइन के एक ही साइड में देखना है, और ऊपर है तो ऊपर का देखना, नीचे है तो नीचे का देखना। जैसे लाइन के साइड 1 है, ऊपर है तो देखिए ऊपर वाला ही देखा, तो 1 किसके इक्वल हो गया, 5 के। ये 4 किसके इक्वल नीचे का है, तो 4 नीचे के 8 के इक्वल होगा। 2 किसके इक्वल होगा, 6 के, और 3 किसके इक्वल होगा, 7 के। तो ध्यान रखना है करस्पॉन्डिंग एंगल। इज इट क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए। ठीक है बेटा। तो अल्टरनेट एंगल की एक और कंडीशन बता देते हैं। कभी भी अगर जेड बनता है, जेड देखिए ये इसके इक्वल होगा, जेड बन गया, जैसे यहाँ से गए ऐसे करके ऐसे, तो दिस इज़ द जेड, दिस इज आल्सो जेड, उल्टा जेड। तो 4 6 के इक्वल, 3 5 के इक्वल है। ठीक है। तो अल्टरनेट में आपको ध्यान रखना है क्या बनेगा, जेड, उल्टा या सीधा। ठीक है। वर्टिकल में क्या है कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, एक इस साइड का एक दूसरी साइड का। ठीक है। करस्पॉन्डिंग में क्या है कि लाइन के एक ही साइड में, ऊपर के या फिर नीचे के। तो ये करस्पॉन्डिंग, वर्टिकल अपोजिट, अल्टरनेट, लीनियर। तो आपको ये सभी क्वेश्चंस एंगल्स के बारे में बता दिया है। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए इससे रिलेटेड। मान लीजिए कोई आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कहा कि बेटा इनकी वैल्यू को फाइंड कीजिए। कैसे फाइंड करेंगे ये भी ज़रूरी है, करना कैसे है। ठीक है। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, दिस इज़ 45 डिग्री। ठीक है। ये 45 डिग्री है, और आपसे कहा गया बेटा कि दिस इज़ द x, दिस इज़ द y एंड दिस इज़ द z। ठीक है। इनकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि देखिए लाइन के एक ही साइड में है और ऊपर ही ऊपर है, तो y इज़ इक्वल टू 45। ध्यान रहेगा, y इज़ इक्वल टू 45। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ध्यान रखेंगे। अब सेकेंड कंडीशन बेटा ध्यान रखनी, दिस इज
टू एंगल है, लीनियर पेयर बन गया है, तो x प्लस का 45 इज इक्वल टू 180 बाई एल पी। तो आपने x इज इक्वल टू 180 माइनस का 45 कर दिया, कितना आएगा, माइनस कर दीजिए फटाफट, 135 आ गया। अब इसे निकालेंगे तो ये देखो आप, इन दोनों में क्या बन रहा है, लीनियर पेयर, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना होगा, 180। y की वैल्यू आपको मालूम है 45 प्लस जेड इज इक्वल टू 180, तो z की वैल्यू 180 माइनस 45, तो ये 135, अंडरस्टूड। और दूसरे वे में x इज इक्वल टू जेड, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इज इट क्लियर, ध्यान रहेगा। तो बेटा आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप एंगल्स को समझो, कौन सा एंगल कब बनता है उसका नाम समझो, कितने डिग्री का होता है, लीनियर पेयर क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं। उसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सेकेंड कंडीशन है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन को देख के ही आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है बेटा, तो कोशिश आप कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है बेटा, ओके।